नमस्कार, चुनावी चौसर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज। इस बार मुकाबला जो है काफी दिलचस्प है, क्योंकि कोई अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहा है उपचुनाव में, तो किसी की इज्जत जो है दांव पर लगी हुई है, वहीं कोई ऐसा दल है जो हारी हुई सीट को जीतना चाहता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि 6 घंटे की वोटिंग हो चुकी है और अब कहीं ना कहीं रुझान आने भी सामने शुरू हो चुके हैं। तो आइए इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं कि कहाँ किसकी इज्जत दांव पर लग रही है, किसकी इज्जत बच पा रही है और किसकी इज्जत जो है वो खोती हुई नजर आ रही है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे बेलागंज सीट की, जो कि काफी हॉट सीट बनी हुई है। सुरेंद्र यादव काफी लंबे अरसे से यहाँ के विधायक रहे हैं और इस बार उनकी इज्जत सबसे ज्यादा दांव पर लगी है। राजद काफी मेहनत कर चुकी है इस सीट पर, तो क्या स्थिति है यहाँ की, क्या कुछ? देखिए, बेलागंज से जो प्रारंभिक रुझान है, लोग निकल रहे हैं, बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और बढ़ चढ़ के मतदान हो रहा है। और जो आशंका थी कि क्या सुरेंद्र यादव अपनी विरासत को बचा पाएंगे, जो वो अजय हैं वहाँ पर वो कर पाएंगे, तो 2 चीज़ों की चुनौती थी उनके सामने। एक अपर कास्ट वोट का मैनेजमेंट और दूसरा जो माई में डिवीज़न है उसको रोकना है। तो दोनों ही मोर्चों पर सुरेंद्र यादव ने काम किया। कल रात तक काम हुआ है वहाँ पर बेलागंज में। और 2 चीज़ें सामने आई कि जो लालू यादव ने कोशिश की, खुद गए वहाँ पर, तेजस्वी यादव ने रोड शो किया, तमाम चीज़ें हुई बेलागंज में, तो उसका एक फ़ायदा मिला है सुरेंद्र यादव को। और जो डिवीज़न हो रहा था खासकर यादव वोटरों का, उसमें एक कमी आई है। अभी जो रुझान है, जिस रुझान की आप बात कर रहे हैं दोपहर के 1 बजे तक, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में डिवीज़न नहीं हुआ, मुसलमानों में भी डिवीज़न हुआ। लेकिन जो ये लोग कह रहे थे कि ज़्यादातर मुसलमान वोट कर देंगे मोहम्मद अमजद को, प्रशांत किशोर की पार्टी को, तो ज़्यादा तो किया है, लेकिन सुरेंद्र यादव ने भी ठीक ठाक हिस्सेदारी मुस्लिम वोटरों की ली है। और यादव वोटरों में जो डिवीज़न की आशंका थी कि मनोरमा देवी और सुरेंद्र यादव के बीच यादवों का बंटवारा होगा, वैसा कुछ अभी तक 1 बजे तक के रुझान में नहीं दिख रहा है। यादवों का ज़्यादा वोट जो है वो सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को मिलता हुआ दिख रहा है। ये एक चीज़ बेलागंज में 1 बजे तक साफ साफ दिख रही है। यादव वोटरों का पार्ट लिया है और मुस्लिम वोटरों में भी ठीक ठाक हिस्सेदारी सुरेंद्र यादव ने ली है। बाकी जो उनका जो अपना चुनाव लड़ने का तरीका है सुरेंद्र यादव का, उसी हिसाब से वो चुनाव लड़ते हैं, हर तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं और उसका फ़ायदा भी उनको मिलता है। अगर 20 साल से वो लगातार एमएलए बने हुए हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। तो बेलागंज में ऐसा लगता है कि लालटेन, अभी तक के रुझानों में लालटेन अभी आगे दिख रहा है, अभी और वोटिंग बचा हुआ है। लेकिन मामला ट्रिंगुलर है वहाँ पे। पहले दिन से हम लोग कह ही रहे थे कि बेलागंज में एक त्रिकोणात्मक मुकाबला होगा और उस मुकाबले में कहीं ना कहीं से ये चीज़ें तय होनी है कि माई बट का क्या होगा और जो नीतीश कुमार का पिछड़ा वोट है उसका क्या होगा। तो इन सब चीज़ों का फैसला अगले कुछ घंटों में हो जाएगा। लेकिन जो प्रारंभिक रुझान है वो लालटेन को थोड़ी सी मजबूती दिखा रहा है बेलागंज में। सर, यादव वोट बैंक के टूटने की चर्चा तो थी, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक में सबसे ज़्यादा सेंधमारी की बातें कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर तो हैं ही, लेकिन ओवैसी की एंट्री से भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्या लगता है कितने प्रतिशत वोट बैंक का नुकसान हुआ होगा राजद को मुस्लिम वोट बैंक से? देखिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए तो जो कोशिश की, हमने कहा ना कि जो लालू प्रसाद ने कोशिश की, हैना साहब का भी अपील हुई, उनके बेटे भी गए थे वहाँ पर, बाकी लालू यादव ने खुद वहाँ गए। इसके बाद पटना से उन्होंने अपील भी जारी की सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर, फेसबुक, तमाम प्लेटफॉर्म पर, कि आप लोग बेलागंज में लालटेन को जलाइए। तो इसका प्रभाव पड़ा है, मुस्लिम वोटरों पर भी पड़ा है कि लालू यादव ने अपील कर रहे हैं तो हमको देखना चाहिए। लेकिन मोहम्मद अमजद की पकड़ वहाँ पर अच्छी थी वहाँ पर, और पकड़ है भी, वो दिख भी रही है आज वोटिंग में। तो मुसलमानों में एकदम 50-50 वाला मामला नहीं है, ज़्यादातर मोहम्मद अमजद के ही साथ है। बाकी जो पार्ट है वो सुरेंद्र यादव को मिला है। इसमें क्रेडिट आप लालू प्रसाद का दे सकते हैं कि लालू प्रसाद की अपील का वहाँ पे असर पड़ा है। सर, अभी के जो रुझान सामने आ रहे हैं, अगर उस अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करें तो सबसे पहले और दूसरे स्थान पर
कौन पार्टी आ सकती है, कौन मुकाबला किसके किसके बीच हो सकता है? देखिए, अपर कास्ट वोटरों में जो डिवीज़न हुआ है, इसका जो नुकसान है वो जनता दल यूनाइटेड को मिला है। हम जिस भूमियार वोटर की बात करते थे, हम जिस राजपूत वोटर की बात करते थे, उसमें डिवीज़न है। वो जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं जा रहा सीधा सीधा। प्रशांत किशोर का एक ऑप्शन उनको दिखा है। मोहम्मद अमजद को भी अपर कास्ट का वोट मिला है, भूमियारों का भी वोट उनको मिला है। जो लोग नाराज़ हैं नीतीश कुमार से या दूसरे अन्य कारणों से, उन्होंने प्रशांत किशोर को चूज किया। अभी तक की जो रुझान है उसमें तो अपर कास्ट वोट का एक डिवीज़न होने से मनोरमा देवी की ताकत वहाँ पर कमज़ोर हुई है। यादवों में तो डिवीज़न में उतना वोट नहीं ले पाई, तो स्वाभाविक है कि मुकाबला बहुत टाइट हो रहा है। हमने कहा ना, त्रिकोणात्मक मुकाबला है। आप 1, 2, 3 की बात अभी 1 बजे नहीं कर सकती हैं। ये आप 2-4 घंटे और वोटिंग हो जाएगी तब आप इसका फैसला कर सकती हैं। अभी के तारीख में बेलागंज के लिए यही कहा जा सकता है कि लालटेन थोड़ी मजबूत दिख रही है और उसका जो सुरेंद्र यादव का मैनेजमेंट है वो काम कर गया है। और यादवों वोटरों में जो डिवीज़न की बात की थी कि एक बड़ा डिवीज़न होगा, वैसा कोई डिवीज़न बेलागंज में हुआ नहीं, जिसका फ़ायदा सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को बेलागंज में मिलता हुआ दिख रहा है। सर, सुरेंद्र यादव की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, चर्चाएं ऐसी चल रही है कि उन्होंने बहुत तरीके के हथकंडे अपनाए हैं, पैसों की भी खेल हुई है यहाँ पे, तो क्या वाकई में ऐसा हुआ है और इसका असर दिख रहा है आज के चुनाव? देखिए, चुनाव में हर तरह की चीज़ होती है, हर पार्टियां करती है, किसी का सामने आ जाता है, किसी का सामने नहीं आता है। तो ये सब तो एक रूटीन प्रैक्टिस में है चुनाव में। कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग नहीं पकड़े जाते हैं, तो वो एक छोटा सा फैक्टर जरूर होता है चुनाव का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एक विरासत सुरेंद्र यादव की बेलागंज में है, उस विरासत को बचाने के लिए सुरेंद्र यादव ने अपना हर प्रयास किया। हर प्रयास में हर चीज़ें आ जाती है और उसका फ़ायदा उनको आज वोटिंग के दिन मिलता हुआ भी दिख रहा है। सर, अब तरारी सीट की बात करते हैं तो ये माले के पास पहले से सीट थी, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सुनील पांडे हैं उनकी चर्चा ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इससे पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और अच्छे खासा वोट बैंक उनको मिला था, और इस बार उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ की क्या स्थिति है, भाजपा की स्थिति क्या पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार मजबूत हो पाई है? भाजपा की स्थिति पिछले चुनाव की तुलना में यहाँ पर मजबूत है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है जो प्रशांत किशोर की जो कैंडिडेट थी किरण सिंह, वो उतना वोट नहीं ले पा रही है। खासकर राजपूत वोटरों का जो एक झुकाव होना चाहिए था, क्योंकि खुद उस बिरादरी की वो हैं, वो वोट भी उधर बहुत ज़्यादा टर्न अप नहीं हुआ। वो वोट भी आप सुनील पांडे के खाते में, यानी एनडीए के खाते में ही जाता हुआ अभी 1 बजे तक का जो रुझान है, उससे यही लग रहा है कि वो वोट भी उधर ही जाता हुआ दिख रहा है। अभी वोटिंग बची हुई है, अभी चीज़ें बदलेगी, लेकिन अभी तक का रुझान यही है कि जो अपर कास्ट वोटर है उसने एकजुट होकर सुनील पांडे की तरफ, एनडीए की तरफ यानी भाजपा की तरफ ही वोट किया है, जिसका फ़ायदा जो है वो एनडीए को वहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। सर, यहाँ पे चर्चा थी कि भूमिहार वोटर्स जो हैं वो काफ़ी निर्णायक भूमिका में हैं, और कहीं ना कहीं खबरें भी चल रही थी कि सुनील पांडे से भूमिहार थोड़े नाराज है। तो क्या लगता है कि वो नाराजगी अब दूर हो गई है? हम वही बात कर रहे हैं आत्मजा जी की, एक नाराज़गी थी भूमिहारों में और नाराज़गी रहेगी भी। लेकिन चुनाव ऐसा चीज़ है कि आप चुनाव किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? माले कैंडिडेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो भूमिहार बिरादरी या फिर जो राजपूत बिरादरी वो भी देख रहा है कि लड़ाई वहाँ किसके साथ हमारी है और हमको अभी फ़िलहाल क्या करना चाहिए। ये उपचुनाव है, वो लोग भी जान रहे हैं उपचुनाव है, ये 5 साल वाला चुनाव नहीं है, साल भर के लिए ही विधायक चुने जाएंगे। तो अपने हिसाब से एक डिवीज़न जो होने की बात थी, जो लोग अनुमान लगा रहे थे कि एक मेजर डिवीज़न होगा अपर कास्ट वोटरों में, राजपूत वोट कर देंगे, भूमिहार वोट कर देंगे किरण सिंह को, ऐसा अभी तक 1 बजे के रुझान में नहीं दिख रहा है। मैक्सिमम वोट जो है वो इनके तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जो फील्ड से जो खबरें हैं। सर, अपर कास्ट के वोटों को छोड़ दे तो उसके अलावा और कौन कौन से कास्ट के वोट हैं जो कि भाजपा के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं? वो जो एनडीए का ट्रेडिशनल वोट है वो तो उनको मिल ही रहा है। बस वोटों का भी रुझान है, नीतीश कुमार के अपने पिछड़ा अति पिछड़ा वोट का भी रुझान है। हालांकि पिछड़ा अति पिछड़ा वोट का कुछ पार्ट जो है माले को भी मिल रहा है। तो लड़ाई बहुत कांटे की तरारी में है। जो कहा जा रहा था कि एकदम लड़ाई कुछ नहीं है, वहाँ पे बहुत एक कांटे की लड़ाई है, हर सीट पर हो रही है। तरारी में भी बहुत कांटे की लड़ाई है और उसमें सुनील पांडे थोड़ा बहुत गेन करते हुए 1 बजे तक दिख रहे हैं वहाँ पे।
सर अब रामगढ़ सीट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजद के नेता जो है, बड़े बड़े नेता काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो सुधाकर सिंह हो, जगदानंद सिंह हो। तो क्या लगता है कि यहाँ पे राजद की कैसे स्थिति है? क्या अजीत सिंह अपने भाई की विरासत को बचा पाएंगे? देखिए, अजीत सिंह की तरफ से बहुत मेहनत हुई है, तेजस्वी यादव ने भी की है, लालू प्रसाद ने भी एक अपील जारी की है, लेकिन वहाँ सिचुएशन थोड़ा दूसरा है। वहाँ जो तीसरा प्लेयर है बीएसपी के रूप में, पिंटू यादव के रूप में, उनको कुछ डायरेक्ट फ़ायदा, कुछ इनडायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है। अब वहाँ जो मुसलमान हैं उनको लगता है कि बीजेपी जीत जाएगी, इससे अच्छा है कि हम जीतने वाले उम्मीदवार पिंटू यादव को ही वोट क्यों नहीं कर दें। जो वोट जाना चाहिए आपको लालटेन की तरफ, अजीत जी की तरफ, उसका मैक्सिमम पार्ट उधर जाने की रुझान बताया जा रहा है कि रामगढ़ में कोशिश बहुत हुई है, लेकिन चूँकि यादव जब बिरादरी से ही हैं तो यादवों को लगता है कि अपनी बिरादरी को क्यों नहीं जिताएं, ये सीट यादवों का क्यों नहीं हो। अंबिका जी तो 189 वोट से हार गए थे, क्यों न उनके भतीजे उनको जिता दिया जाए। तो यादवों में जो गोलबंदी माई के तरफ यानी आरजेडी की तरफ होनी चाहिए थी, वो गोलबंदी बीएसपी की तरफ दिखती है, पिंटू यादव की तरफ दिखती है अभी तक के रुझानों के अनुसार। बाकी जो बीएसपी का अपना वोट है वो तो उसको मिल ही रहा है, वो तो पहले दिन से सभी लोग बोल रहे हैं कि उसमें कोई डिवीज़न नहीं है। तो इस लिहाज से पिंटू यादव और बीजेपी और अजीत सिंह के बीच एक त्रिकोणात्मक, एक बहुत मजबूत लड़ाई है। और वहाँ प्रशांत किशोर के जो कैंडिडेट हैं उसका बहुत ज़्यादा वहाँ पर मतलब नहीं है। तो इन्हीं 3 कैंडिडेटों के बीच एक बड़ी लड़ाई हो रही है, जिसमें थोड़ा सा अपर एज जो लग रहा है, दोनों के बीच की लड़ाई में जो है फ़ायदा चाहे वो बीएसपी को मिल जाए या फिर कमल छाप को मिल जाए। तो इसका अभी तक का गणित रामगढ़ का यही बतला। तो सर लगभग ये माना जाए कि अगर रामगढ़ सीट की बात करें तो यहाँ पे मुकाबला जो है वो अजीत सिंह और बीएसपी कैंडिडेट पिंटू यादव के बीच ही है। नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं। देखिए, लड़ाई एकदम नेक टू नेक है। जो 20 की लड़ाई हुई थी वहाँ पर, वो भी एकदम नेक टू नेक थी। आप 189 वोट से हार जीत का अंतर हुआ था। तो इस बार भी वही है, लड़ाई उतनी ही कठिन हो रही है। तीनों हैं लड़ाई में, अजीत बाबू भी हैं और अशोक सिंह भी हैं और पिंटू यादव तो हैं ही। हम कहें 2 चीज़ें पिंटू यादव को फ़ायदा पहुंचा रही है। एक तो उनका यादव बिरादरी का होना, और दूसरा ये मैसेज मुसलमानों को जाना कि बीजेपी जीत सकती है। तो जो मुस्लिम वोट हैं वो भी उधर टर्न अप हो रहे हैं। जब उनको लग रहा है अभी दोपहर में कि शायद अजीत बाबू नहीं जा पाए पटना, तो वो अपने वोट को ज़्यादा अच्छा है कि बीएसपी में दे दे ताकि बीजेपी ना जीत पाए। तो इसका फ़ायदा उनको अभी फ़िलहाल दिखता है रुझानों में। अभी और वोटिंग होगी, देखिए क्या होता है, लेकिन लड़ाई तीनों के बीच में है। कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। सर अब आखिरी सीट इमामगंज की बात करें तो दीपा मांझी, जीतन राम मांझी की बहू यहाँ से चुनाव लड़ रही थी और सबसे बड़े राजनीतिक घराने से आ रही हैं। अभी इस चुनाव की अगर बात करें तो क्या लगता है इसका फ़ायदा उनको मिल रहा है? देखिए, इसका फ़ायदा कम और नुकसान उनको ज़्यादा मिल रहा है। जो एंटी इनकम्बेंसी थी जीतन राम मांझी के लिए, वो चुनाव वाले दिन आज के दिन तक वहाँ पर बरकरार है। और सबसे बड़ी बात जो चिराग पासवान ने जो वहाँ खेला किया कि जनसुराज के कैंडिडेट अच्छे हैं, जनसुराज अच्छा काम कर रही है, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है एक चैनल को, उसका भी काफ़ी प्रभाव वहाँ पर पड़ गया। जो पासवान वोटर हैं उनको मैसेज चला गया कि उनको करना क्या है। तो जो फ़ायदा मिलना चाहिए जीतन राम मांझी के बहू को, वो फ़ायदा मिल रहा है वहाँ प्रशांत किशोर को, चूँकि चिराग की ही अपील हो गई वहाँ पर, तो वो मिल रहा है। और माई वोटों का कोई डिवीज़न इमामगंज में नहीं है, मांझी वोटों में बंटवारा है, जिसका फ़ायदा आरजेडी के कैंडिडेट को वहाँ मिल रहा है। तो लड़ाई एकदम आमने सामने की है वहाँ पर, आरजेडी के बीच में और हम के बीच में। कोई भी आगे पीछे हो सकता है। और बहुत आपको बता दें, हम जो रुझान है वहाँ से बहुत ही कम मार्जिन से ही हार जीत का फैसला इमामगंज में होने जा रहा है। और जो चिराग पासवान की अपील है, इसका नुकसान एनडीए को वहाँ पर लगता हुआ दिख रहा है। सर तो इमामगंज की लड़ाई अभी 2 लोगों के बीच मानी जाए या फिर त्रिकोणीय अभी भी है? नहीं, लड़ाई वहाँ पर जो अभी तक की खबरें हैं, जो कैपिटल टीवी के रिपोर्टर वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो यही रिपोर्ट है कि लड़ाई वहाँ पर आमने सामने की है। हम बात ये कर रहे हैं कि जो वोट मिलना चाहिए था एनडीए फोल्ड को, वो वोट मिल जा रहा है प्रशांत किशोर को, खासकर पासवान वोटरों की हम बात कर रहे हैं। तो उसका फ़ायदा होना हो प्रशांत किशोर को, लेकिन नुकसान दीपा मांझी को ज़रूर हो रहा है उसका।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए 4 सीटों पर 6 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। कहीं पे तो ये साख बजती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं पे मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प नजर आ रहा है। तो देखिए 4 सीटों में अगर बेलागंज की बात करें तो यहाँ पे राजद की स्थिति मजबूत है, लेकिन बाकी अगर 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। अभी मुकाबले का टक्कर है। तो देखिए आगे जब वोटिंग होती है तो क्या कुछ रुझान निकलकर सामने आते हैं। लेकिन अगर आप खबर देख रहे हैं तो आपके अनुसार किस सीट पर क्या स्थिति है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। और आज के इस चुनावी चौसर में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।